डियर स्टूडेंट, आज मैं इस क्लास के अंतर्गत एंथ्रोपोलॉजी के से संबंधित इस बात को बताने जा रहा हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी जो है उसका जो 100% सिलेबस की तैयारी किस प्रकार से किया जाए। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का कौन कौन से बिंदु पर ध्यान दिया जाना चाहिए, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के किस किस के बिंदु पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और खंड तीसरा जो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, उसमें भी किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यह सिलसिलेवार ढंग से हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले चलते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर जो आधारित है। सेक्शन 1 जो 100 मार्क्स का पूछता है, उसके अंतर्गत सोशल एंथ्रोपोलॉजी में सेक्शन 1 के सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पहला आता है, पॉइंट आता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यह कंप्लीट एक क्वेश्चन पूछता है। जो विद्यार्थी लिखना चाहें वह, मैं अस्थिर से बोल रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका सिलेबस का 100% कवरेज है इस क्लास में। ये क्या क्या बिंदु पर आपको ध्यान देना है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पहला पॉइंट्स की ओर चलते हैं, वह है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यह कंप्लीट एक क्वेश्चन परीक्षा में आता है। यह बहुत आसान भी है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत साधारण सा चीज़ है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं कि नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यह भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी का ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यह भी एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। यह 5 प्रकार का ब्रांचेज इसमें होते हैं। ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, इसका 5 भागों में से विभाजित किया गया है। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में अलग अलग करके भी पूछ देता है, जैसे सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। दूसरा है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी शारीरिक मानव विज्ञान। तीसरा है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, पुरातात्विक मानव विज्ञान। चौथा है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, भाषाई मानव विज्ञान। और लास्ट है 5वां अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी यानी अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान। ये जो 5 ब्रांचेज हैं एंथ्रोपोलॉजी के, ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में अलग अलग करके भी पूछ देते हैं और बहुत आसान है इसको लिखना। आप अच्छे से लिख सकते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं। अब है अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, यूटिलिटी ऑफ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, व्यवहारिक मानव विज्ञान की उपयोगिता। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंप्लीट क्वेश्चन यह आता है। व्यवहारिक मानव विज्ञान की उपयोगिता क्या है, यह एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है बिहार लोक सेवा आयोग में। जैसे कि युद्ध के क्षेत्र में किसी समस्या के समाधान में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की क्या उपयोगिता है, यह एक कंप्लीट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट को चलते हैं दोस्तों, मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। यह भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में कभी कभी अलग अलग करके पॉइंट आता है। इतिहास के साथ मानव शास्त्र का क्या संबंध है, मानव शास्त्र का इकोनॉमिक्स के साथ क्या संबंध है, मानव शास्त्र का पॉलिटिक्स के साथ क्या संबंध है, मानव शास्त्र का साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध है, मानव शास्त्र का सोशियोलॉजी के साथ क्या संबंध है। तो यह जो है अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाता है। दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, और सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। यह एक कंप्लीट क्वेश्चन
पूछता है बिहार लोक सेवा आयोग में कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। लिखना बहुत आसान है, अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको निश्चित रूप से ट्राई कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बैंड, वृंद क्या है। ठीक है, यह भी एक शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछ चुका है। बैंड और ट्राइब में क्या अंतर है, वृंद और जनजाति में क्या अंतर है, ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है सोशियोलॉजी में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। इसको आप अच्छे से करना, ये बहुत आसान भी है लिखना और याद रखना भी बहुत आसान है। इसके बाद मैरिज है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। फैमिली है, किनशिप है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ये है। इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछता ही है। व्यवहार प्रतिमान है, किनशिप बिहेवियर पैटर्न है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो किनशिप चैप्टर से आता है। फैमिली है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, हर एक समाज में अलग अलग प्रकार के परिवार पाए जाते हैं समझे। उस हिसाब से फैमिली में कई प्रकार के क्वेश्चंस है। मैरिज एक बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं क्लैन की ओर, गोत्र की परिभाषा, गोत्र के प्रकार है ना, और ऊपर से गोत्र के जातीय समाज में गोत्र की क्या उपयोगिता है, गोत्र की क्या विशेषता है, ये सब क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आता ही आता है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। टोटम एवं टैबू, टोटम गन चिन्ह, टैबू यानी निषेध, यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी इसमें पूछता है कि जनजातीय समाज में टोटम की क्या उपयोगिता है, टोटम का क्या महत्व है। एक क्वेश्चन इस रूप से भी पूछता है कि जनजातीय समाज में निषेध की क्या उपयोगिता है, अथवा जनजातीय समाज में को नियंत्रित करने के लिए निषेध की क्या भूमिका है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आते हैं कि रिलीजन, धर्म है, जीववाद है, मानववाद है, प्रकृतिवाद है, तो इस सब चीज़ों को पढ़ना है। रिलीजन में धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत है ये सब। मैजिक, जादू और धर्म में अथवा धर्म एवं जादू में अंतर क्या है, ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है, ये निश्चित रूप से पूछता है। अगर इसको टच करता है इस चैप्टर को तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से शॉर्ट नोट्स में भी आ जाते हैं। लंबा भी पूछता है और शॉर्ट में भी पूछता है, दोनों रूप में आप रख सकते, उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चीज़ है। आगे चलते हैं, यूथ डॉर्मेट्री, यह भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूथ डॉर्मेट्री, जनजातीय समाज में युवा गृह के क्या कार्य हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बिहार लोक सेवा आयोग में और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़िए, ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे है क्षेत्रगत कार्य परंपरा, फील्ड वर्क, ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है मित्रों। इसमें अवलोकन है, सहभागी अवलोकन है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ पर जो है सो क्षेत्रगत कार्य परंपरा का कार्य किया जाता है। आप जो है इसको देखिए, ये भी सिलेबस के अंदर है। अब है आर्थिक मानव विज्ञान, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आर्थिक क्रियाकलाप में जो है जो उसका प्रारंभिक स्तर क्या था, वर्तमान स्तर क्या है, समझे ना। इसके अलावा इसमें जो है प्रारंभिक अवस्था में जो बार्टर सिस्टम था, खुला था, पॉटलेस था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस चीज़ को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब अंतिम में आता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट है, राजनीति मानव विज्ञान यानी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंतर्गत जनजातीय समाज यानी प्रिमिटिव सोसाइटी में कानून, न्याय एवं सरकार की क्या भूमिका था, क्या स्वरूप था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में आता है, फुल क्वेश्चन भी आता है। जनजातीय समाज में या प्रिमिटिव सोसाइटी में कानून, न्याय एवं सरकार क्या था, कैसा था, इस बारे में निश्चित रूप से पूछता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि राज्यहीन राजनीतिक प्रणाली और राज्य राजनीतिक प्रणाली में क्या अंतर है। ये बहुत साधारण सा इसका आंसर है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं।
इसको याद रखना भी बहुत आसान है। आप तो इतना अगर पॉइंट्स को आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी में टच करेंगे तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। और आशा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप सब के सभी क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे और आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी पर एक अच्छा पकड़ होगा और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आगे चलते हैं खंड सेक्शन 2 में, जो कि सेक्शन 2 का ए को यानी को जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। तो इसके अंतर्गत जो है पहला हम रखे हैं 1 नंबर में रेस एंड रेसिज्म, प्रजाति एवं प्रजातिवाद। यह एक लंबा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत जाना जरूरी है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का यह बेस है रेस एंड रेसिज्म। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेस क्या है, रेसिज्म की परिभाषा क्या है, प्रजाति की परिभाषा, प्रजातिवाद की परिभाषा है, और प्रजातिवाद के आधार क्या है ना, प्रजातिवाद किस आधार पर किया जाता है। यह एक कंप्लीट क्वेश्चन है। यह बहुत आसान है लिखना और समझना भी बहुत आसान है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा इस ढंग से। हमारे क्लास में तो इसको क्लियर करेंगे ही, हम इसको 1 बाय 1 करके टोटल पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप घर बैठे भी कोरोना काल में पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यह मैं अपने स्टूडेंट से वादा करता हूं, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आप वीडियो पर बने रहें, लगातार देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी जो स्टूडेंट्स हैं जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग क्लासेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोचिंग क्लास आ नहीं सकते हैं, अभी कोचिंग क्लास में ताले पड़ रहे हैं, सरकार का दबाव है, ऐसी परिस्थिति में घर रहकर कि वो एंथ्रोपोलॉजी का 100% तैयारी आप कर सकते हैं, ऐसा मैं स्टूडेंट से वादा कर रहा हूँ और इस वादे पर को मैं निभाऊंगा, ये आप निश्चिंत रहें। आगे है कि भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व है ना, भारतीय जनसंख्या में किस किस प्रकार के प्रजातीय तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। यह भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, जैसे रिजले के हिसाब से है, हैडन है, हट्टन है, कुहा और मजुमदार है। इसके अनुसार आपको पढ़ना है कि भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व कौन कौन से हैं। इसी में और एक पॉइंट आता है निग्रिटो विवाद। ये भी एक शॉर्ट नोट्स में अच्छा क्वेश्चन है जो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है विश्व की जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण। पूरे विश्व की जनसंख्या को जो है 11 प्रकार के प्रजातीय वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं ये सब को टच करने से। तो आपको अगर परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित रूप से उसको टच करें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला पॉइंट को चलते हैं मित्रों कि भारतीय जनसंख्या में भाषाई तत्व कौन कौन से हैं। तो 4 भाषाई तत्व है, तो इसको भी आप ये भी बहुत आसान है, ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर आप इसको टच करते हैं, अगर आप इसको परीक्षा में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये बात निश्चित तौर से कही जा सकती है। अगला पॉइंट है प्रजातीय वर्गीकरण के आधार। प्रजातीय का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, जैसे कि निश्चित शारीरिक लक्षणों के आधार पर है, अनिश्चित शारीरिक लक्षणों के आधार पर है, आनुवंशिकता के आधार पर है और रक्त समूह यानी सीरम के आधार पर है। तो ये जो आधार है, इस आधार पर जो प्रजातीय वर्गीकरण किया जाता है, ये बहुत आसान सा ये है, आंसर है इसका। आप पढ़िए, मैं टॉपिक वाइज तो अपने क्लास में यूट्यूब क्लासेज में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप उस सबको आराम से गौर से सुनिए, देखिए। आप लिख भी सकते हैं, मैं बोर्ड पर लिख भी देता हूँ, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, आप आराम से परीक्षा में करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है लैमार्किज्म, लेमार्कवाद, डार्विनवाद, नव लेमार्कवाद, नव डार्विनवाद। इससे भी एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछता है। और एक पूछता है कि जैविक उद्विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है। ये सब पर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आप इसको आराम से निश्चित रूप से इस सब का आंसर को लिखिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक है बृहत उद्विकास और सूक्ष्म उद्विकास भी इसके अंतर्गत आता है। बृहत उद्विकास और सूक्ष्म उद्विकास की परिभाषा और दोनों में अंतर और उपयोगिता, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं बता देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स इसको निश्चित रूप से अगर परीक्षा में पूछते हैं तो निश्चित रूप से करें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपकी जो सफलता उतनी ही अधिक सुनिश्चित होगी, ऐसा तो आप जानते ही हैं। तो आगे चलते हैं। आपको मेंडालिज्म,
एंड जेनेटिक्स की ओर चलते हैं। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के, मेंडलिज्म क्या है, मेंडलवाद क्या है। यह एक कंप्लीट एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मानव जनसंख्या में मेंडल के नियम की उपयोगिता, ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत ही आसान है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस पर भी मैं क्लास लूँगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, ये आप निश्चिंत रहें। मैं बार बार अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको एंथ्रोपोलॉजी का 100% मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध होगा। किसी प्रकार का कोई इसमें बेईमानी नहीं किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। इसलिए वीडियो पर आप लोग लगातार बने रहें, देखें और अच्छी से अच्छी तैयारी करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। यही मेरी कामना है और यही जो है सो मैं आप लोगों से चाहता हूँ। आगे जो है सो पॉइंट्स है कि मानव जनसंख्या मेंडल की नियम की उपयोगिता के बाद है यूजेनिक्स, सुप्रजनन क्या है और इसका क्या उपयोगिता है। यह भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है आनुवंशिकी परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूछते रहता है, ये भी पूछा है। आगे चलते अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन, मानव जनसंख्या में अंतः प्रजनन क्या है और बाह्य प्रजनन क्या है, ये भी शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछ चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है सो सबसे बड़ी बात है कि नंबर बहुत अच्छा आता है, आपको 80% मार्क्स लगभग मिल जाते हैं और ये क्या होगा, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी इससे। आगे पॉइंट की ओर चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है मानव का विकास। इसमें आता है कि प्राणी जगत में मानव का क्या स्थान है। यह कंप्लीट एक क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आप निश्चिंत रहें। इसको निश्चित रूप से लिखें। अगर परीक्षा में आता है कि प्राणी जगत में मानव के क्या स्थान है तो यह कंप्लीट एक क्वेश्चन है और आप परीक्षा में इसको निश्चित रूप से लिखें मित्रों, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके बाद जैसे कि है कि होमोसेपियंस है, ओरांगुटान है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, ये सब के विषय में पूछे जाते हैं। तो आप अगर ये सब चीज़ लिखे, बिल्कुल डाटा बेस्ड ये सब आंसर होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो पूछता रहता है, रिपीटिशन भी होता रहता है, मैंने देखा है कि मानव एवं कपि का तुलनात्मक अध्ययन, मानव और कपि में समानता क्या है और मानव और कपि में अंतर क्या है, यही है तुलनात्मक अध्ययन। यह भी एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछता है और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, डाटा बेस्ड इसमें आंसर होता है, इसलिए बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर परीक्षा में आते हैं तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को निश्चित रूप से ट्राई करें, आंसर लिखें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का अंतिम में पॉइंट्स में चलते हैं, अंतिम चैप्टर में कि फॉसिल मैन, इसमें जो पढ़ना होता है वह ड्रायोपिथेकस है, रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, जिसे मानव विकास की विलुप्त कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि मानव विकास की विलुप्त कड़ी क्या है, उस विषय पर चर्चा करें, लिखें। तो वो भी इस तरफ से भी क्वेश्चन आ जाता है होमो इरेक्टस के विषय में। आगे है निएंडरथल मैन, यानी मुस्तूरियन संस्कृति के निर्माता, मुस्तूरियन संस्कृति के जनक, इस तरह से भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। तो आप इसको निश्चित रूप से ट्राई करें। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपको इतना पढ़ना है, इसे जो भी बताएं उसके पॉइंट को टच करना है, आप गौर से सुनिए, लिख लीजिए, आपको काम आएगा। आपको इतना ही पढ़ना है, इसे पढ़ने से आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये तय बात है, ये आप जान लीजिए। आगे चलते हैं खंड 3 जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार लोक सेवा आयोग में, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से, उसके अंतर्गत है ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। ट्राइबल्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत मुंडा जनजाति है, ओरांव जनजाति है, बिरहोर जनजाति है, संथाल जनजाति है। यही 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो क्रियाकलाप है इसके विषय में पूछा जाता है। और अभी वर्तमान में उसके ऊपर क्या संस्कृति संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी साथ में लिखना आवश्यक होता है। इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। गौंड जनजाति,
यानी ओंगे ट्राइब के विषय में शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछ चुका है। आप इसको पढ़िए, ये बहुत अच्छा बिंदु है और आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। आगे है जनजाति पर संस्कृति संपर्क का प्रभाव क्या पड़ा है। ट्राइब एंड कल्चर कॉन्टैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर कॉन्टैक्ट को मैंने पहले ही बताया है कि कल्चर कॉन्टैक्ट को समझने के लिए मुझे अपने लोग को 4 बिंदु को ध्यान में रखना जरूरी है कि कल्चर कॉन्टैक्ट कैसे हुआ है। जैसे कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजारीकरण, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, पश्चिमीकरण का प्रभाव, ये सब कल्चर कॉन्टैक्ट में आते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ा है जनजाति पर, इस चीज़ को उसमें लिखना होता है। यह एक कंप्लीट क्वेश्चन है, आप इसको निश्चित रूप से लिखें। आप अगर इस रूप से लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है इस बात की। आगे चलते हैं दोस्तों कि जनजातीय समस्या क्या है, ट्राइबल्स प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो पहला इस ट्राइबल्स प्रॉब्लम्स में आता है ऋणग्रस्तता, दूसरा है माइग्रेशन, प्रवासन की समस्या, बंधुआ मजदूरी की समस्या, भूमि अलगाव की समस्या, विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या, मद्यपान की समस्या और वनहास की समस्या। वनहास की समस्या एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है। ये सब जितने पॉइंट्स हैं वो सब एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो जनजातीय समस्या से आता है। दोस्तों इसको आप अच्छे से देखें, ये बहुत आसान है। आप मैं क्लास में 1 बाय 1 करके मैं सभी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और ख़ासकर ये वनहास की समस्या अर्थात वन एवं जनजाति, यानी कि वन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ या वन से जनजाति में किस प्रकार का संबंध है, कैसे कैसे वन का राष्ट्रीयकरण होने के बाद जनजाति पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, किस किस प्रकार की समस्या उसमें आई, तमाम चीज़ों का उसमें अध्ययन किया जाता है। यह एक कंप्लीट फुल क्वेश्चन है, वन एवं जनजाति ऐसा भी पूछ चुका है बिहार लोक सेवा आयोग में। अब आगे क्यों चलते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। पश्चिमीकरण, यह भी एक फुल क्वेश्चन है। प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट, यह भी एक प्रभु जाति की अवधारणा, यह भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में। इसके बाद है पवित्र संकुल, ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है। जनजाति जाति सांतत्य, ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है। अगला है प्रकृति मानव जीवात्मा सम्मिश्र, ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सब जितने भी हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा, पवित्र संकुल की अवधारणा, जनजाति जाति सांतत्य की अवधारणा, प्रकृति मानव जीवात्मा सम्मिश्र, लघु परंपरा एवं बृहत परंपरा, जिसके अंतर्गत स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण पढ़ा जाता है। ये जब चीज़ें हैं, ये सबको एक जगह पर आप पढ़ लीजिए। और ये 1 बाय 1 करके मैं क्लास में जिस तरह से मैं अभी बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके, उसी तरह से 1 बाय 1 करके मैं आपको पूरे क्लास में पूरे वीडियो में दे दूंगा। आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं, आपकी पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। आश्रम 4 प्रकार के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये जो है ये सब चीज़ें हैं। तो अब जो है मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ का जो है आश्रम व्यवस्था जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन। चलिए आगे चलते हैं, इस पर क्या चर्चा किया जाए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी पढ़े होंगे सब चीज़ में। संयुक्त परिवार एवं संस्कृति संपर्क, संयुक्त परिवार की परिभाषा और संयुक्त परिवार पर संस्कृति संपर्क का प्रभाव होने के कारण उसके स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, क्या उसमें गुण आए, क्या दोष आए, इसको इसमें चर्चा किया जाता है। आप इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है और आगे आने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब है भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय तत्व। ये जो पॉइंट्स है आप जो है सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़े होंगे। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी सेम चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर है। आगे है भारतीय जनसंख्या में भाषाई तत्व। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, भारतीय जनसंख्या का भौगोलिक वर्गीकरण। भारत के किस किस पार्ट में
कौन कौन से जनजाति पाई जाती है, उनका पॉपुलेशन किस प्रकार से है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे है आर्थिक वर्गीकरण, भारतीय जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण और भारतीय जनसंख्या का सांस्कृतिक वर्गीकरण या सांस्कृतिक विकास के प्रमुख स्तर, किस किस प्रकार से उनका सांस्कृतिक विकास हुआ, इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। अब है अगला पॉइंट है भारत में मानव विज्ञान का विकास। यह भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको आराम से आप लिख सकते हैं, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत के पाषाण कालीन संस्कृति यानी सोहन संस्कृति वगैरह में इम्पॉर्टेंट है बहुत। पाषाण कालीन संस्कृति है, कंप्लीट एक क्वेश्चन है, आप लिखें। आप पहले ही पढ़े होंगे, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं निश्चित रूप से इस चीज़ को पढ़े होंगे। अब है भारत सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो निश्चित रूप से पढ़े होंगे और यहाँ भी आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। राष्ट्रीय इसके बाद का पॉइंट्स है राष्ट्रीय अखंडता। राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट नोट्स में पूछता है, कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको पढ़ें, ये आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। अब आगे आता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संवैधानिक संरक्षण एवं उसको संविधान के अंतर्गत उसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से किस प्रकार के प्रावधान हैं, यानी संरक्षण के साथ साथ आरक्षण की क्या व्यवस्था है, ये पढ़ना है। अब जनजातीय प्रशासन है। जनजातीय प्रशासन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो जनजातीय प्रशासन की व्यवस्था है उसके विषय में आपको पढ़ना है। अब जनजातीय विकास, ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है। और लास्ट में आता है जनजातीय कल्याण, ट्राइबल वेलफेयर। तो ये चीज़, ये जो पॉइंट्स जिस पॉइंट को मैं चर्चा किया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का। इस प्रकार से आपने सुना कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में जिस पॉइंट को मैंने चर्चा किया है वो सभी पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने सिलसिलेवार ढंग से सबकी चर्चा कर दी है। अतः आशा करते हैं कि आप वीडियो को सुने होंगे। आप बेहतर होगा कि आप कॉपी में लिख लीजिए कि आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी मैंने क्या चर्चा किया है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मैंने क्या चर्चा किया है और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी मैंने क्या चर्चा किया, ये आप लिख लीजिए और उसी सिलसिलेवार ढंग से आप तैयारी कीजिए। आपका 100% सिलेबस का तैयारी हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे वीडियो पर आप बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। धन्यवाद।